नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होगे, खुश होगे और पढ़ रहे होगे। तो बेटा, अब नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से कामना करती हूँ कि आप सभी जीवन में सफल हों, आपके सभी सपने पूरे हों। जो आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो, भगवान उसके लिए आपके लिए जो है आसान रास्ता बनाए और आप खूब मेहनत करें। तो अब आप अपने जो है एम जो आपने बनाया है, जो आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए आप जो है शुरू हो जाओ पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई ही हर सपने को पूरा कर सकती है ना। चाहे कितना भी बड़ा आप सपना देखो, पढ़ाई जो है सबसे आसान चीज़ है आपके हर सपने को पूरा करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो बेटा, एक बात बताओ, आप जहाँ भी आप रहते हो, विराम चिन्हों को ना ऐसे बर्डन मत मानो, थोड़ा समझ के तब पढ़ो। अब आप जहाँ भी रहते हो तो वहाँ कहीं आसपास जो है रेलवे स्टेशन या बस अड्डा तो होगा ना। तो अगर आपको ये कहें कि आप बस अड्डे जाओ और आपको वहाँ से जो है बस पकड़कर और कहीं जाना है, जैसे दिल्ली जाना है या कहीं और जाना है, तो आप क्या करोगे? सीधे नाक की सीध में जो भागते जाओगे क्या? है ना, नहीं जाओगे ना, क्योंकि ऐसे तो रास्ता मिलेगा ही नहीं, है ना। तो आप जो है देखोगे कि कहाँ से जो है छोटा रास्ता है और कहाँ हमें तेज़ चल के जाना है, कहाँ हमें जो है भाग के जाना है, कहाँ हमें रुकना है और कहाँ फिर हमें जो है थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी है। और रास्ते में अगर कोई आपका रिलेटिव मिल गया, जानकार मिल गया, है ना, अगर कोई बिल्कुल क्लोज का है, तो आपको जो है एक सेकंड के लिए रुक कर नमस्ते भी करनी होगी, गुड मॉर्निंग भी करना होगा, है ना। और अगर कोई जैसे आपके जो एज का ही है, तो बस आप थोड़ी सी हल्की सी स्माइल पास करके चले जाओगे, है ना। तो आपको जो है कभी रुकना, कभी तेज चलना, कभी थोड़ा सा रुकना, है ना। कई बार आप देखोगे कि आपके मन में ये लगेगा कि ये क्या चल रहा है ना, प्रश्न भी आएंगे, है ना, लेकिन आप अपने जो आगे बढ़ते रहोगे, है ना। तो इस जैसे आप पूरे जैसे यहाँ से आप अपनी जगह से बस अड्डे या रेलवे स्टेशन जाओ और रास्ते में जो है कभी रुकना पड़े, चाहे आप बाइक से जाओ, गाड़ी से जाओ या रिक्शा से जाओ, लेकिन स्पीड तो सेम नहीं होती ना। उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आप रुकते जाओगे, कभी तेज़ कभी स्लो, है ना, और कभी बहुत तेज़, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही बेटा, हम जब हिंदी भाषा को या अंग्रेजी भाषा को, कोई भी भाषा हो, जब हम उसको लिखते हैं तो हम भी थोड़ा सा रुकते हैं, कहीं 1 सेकंड, कहीं 2 सेकंड, कहीं काफ़ी देर तक, कभी हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, कभी हम जो है हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं चलते चलते, है ना। तो ऐसे ही समझकर आप विराम चिन्हों को करो, क्योंकि जो हम रियल लाइफ में करते हैं ना, वही हमारा काम भाषा में है। और अगर आप ऐसे समझ के करोगे तो विराम चिन्ह आपको बर्डन नहीं लगेंगे, ठीक है। तो विराम का अर्थ है बेटा ठहरना या रुकना। अब आपने ये बात समझी, अब आप इसी को इसमें विराम चिन्हों में देखना, आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, ठीक है। तो विराम का अर्थ है बेटा ठहरना या रुकना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं और वाक्य के अंत में ठहर जाते हैं। इस रुकने व ठहरने को ही क्या कहेंगे बेटा? विराम चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे? विराम चिन्ह, ठीक है। तो जो डॉक्टर कामता प्रसाद जी है ना, कामता प्रसाद गुरु जी ने के अनुसार विराम चिन्ह बेटा जो 20 है, ठीक है। और उन्होंने बताया है कि ये विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आए हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में भी है ना सेम ऐसे ही चिन्ह लगाए जाते हैं। तो और जो ये पूर्ण विराम, और तो सारे सेम है, लेकिन ये पूर्ण विराम चिन्ह है ना, ये अंग्रेजी भाषा में नहीं है। ये नहीं पर जो है बिंदी आएगी, नहीं पर जो है हमेशा जो है, मैं बिंदी लगाना भूल गई, नहीं पर हमेशा बिंदी आती है ना। नहीं पर जो है क्या आएगी? हमेशा बिंदी आएगी। तो जो है इसमें उन्होंने बताया कि पूर्ण विराम जो है अंग्रेजी भाषा में
नहीं लगता, जिसके स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा ना, बिंदु का प्रयोग किया जाता है लेकिन पूर्ण विराम नहीं किया जाता। हमारा पूर्ण विराम हिंदी में ऐसे लगाया जाता है और उसमें सिर्फ एक डॉट लगाई जाती है, बिंदु। ठीक है, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे बेटा। नंबर 1 है पूर्ण विराम। जब कोई बात हमारी पूरी हो जाती है तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है ना, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। तो पूर्ण विराम का अर्थ है बेटा पूरा करना, है ना, या ठहरना। मतलब जब हमारी कोई बात पूरी हो जाए तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग किया करते हैं। यह चिन्ह हर वाक्य के अंत में लगता है। ठीक है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये बात पूरी हो गई, राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट है बेटा अल्प विराम। अल्प विराम, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, कोमा। यानी कि पढ़ते समय व लिखते समय जब हम थोड़े अल्प समय तक, यानी कि जब आप यहाँ से बस अड्डे तक आपने जाना शुरू किया बस पकड़ने के लिए, और आपको रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गया, है ना, बस इतना क्लोज फ्रेंड भी नहीं है कि खड़े होकर बात करे, तो आप क्या करोगे, एक हल्की सी स्माइल पास कर दोगे, है ना, हल्की सी। तो इतना ही समय इसमें रुकने का होता है, कोमा में, अल्प विराम में, कि बस हल्की सी एक स्माइल की और इतना ही रुकना है। ठीक है, समय तक जो है आप बस एक हल्की सी स्माइल तक रुकते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बस हल्की से स्माइल तक रुकने तक ही इस चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 भाई थे। अब देखो इसमें भी कितना रुके, हम एक सांस तक रुके, बस एक, है ना, राम लक्ष्मण भरत, है ना, इनके बीच में जो हमने ये लगाया तो हम इतना ही रुके ना। तो जिसका मुझे भय था वही हुआ, है ना, तो इसमें ज़्यादा नहीं रुकना होता, बिल्कुल एक स्माइल जितना या एक सांस के जितना रुकना होता है। तो सब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट है बेटा अर्धविराम। क्या बोलते हैं इसको, अर्धविराम। अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन। जब अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम में एक स्माइल जितना, एक सांस जितना, और पूर्ण विराम से कुछ कम, यानी कि आप जो है रेलवे स्टेशन जाते जा रहे हो लेकिन आपको कोई रिलेटिव मिल गया, कोई परिवार का या पड़ोस का, और आपने एक सेकंड के लिए रुक कर उसको जो है नमस्कार किया या गुड मॉर्निंग विश किया, है ना, सिर्फ इतना, है ना, और बस चल पड़े, है ना, रुकने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा वहाँ पर बेटा अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे अल्प विराम से तो थोड़ा ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम। समझ आ रहा है ना आपको। तो नेक्स्ट है बेटा जैसे मेहनत करो परीक्षा निकट है। अब देखो उसमें क्या था, सिर्फ एक कोमा था ना अल्प विराम में, देखो, है ना, और इसमें क्या है, एक डॉट भी आ गई, एक डॉट और एक कोमा। जब यहाँ पर लिखने में ज़्यादा समय लग रहा है तो अल्प से ज़्यादा क्या है, अर्ध में टाइम लगेगा। यानी कि यहाँ पर कोई जो है आपका रिलेटिव मिल गया या कोई पड़ोस का मिल गया और आपने उसको क्या किया, नमस्कार या गुड मॉर्निंग विश किया। ठीक है, एक स्माइल पास करने में थोड़ा समय लगता है और उसको विश करना, गुड मॉर्निंग या नमस्कार, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर आपको कोई आपका रिलेटिव मिला है, आपने गुड मॉर्निंग किया और या उसको नमस्कार किया, सिर्फ इतना रुकना है। और इसका चिन्ह है ऊपर एक डॉट और नीचे कोमा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो मेहनत करो परीक्षा निकट है, वह रोता रहा लोग उसे देखते रहे, वह रोता रहा लोग उसे देखते रहे। तो इतना ही रुकना है, अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम, अर्ध यानी कि ये बीच का है। समझ आ रहा है आपको। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ समझ आए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको दोबारा बताऊँगी। मेरा मकसद वीडियो बनाना नहीं, आपको समझा। वीडियो केवल बनाना ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे ये मेरा मकसद है बच्चों को समझाना, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह, है ना, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो जिन वाक्यों का प्रयोग
पूछने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई जिज्ञासा, जैसे आप यहाँ से रेलवे स्टेशन जा रहे हो और आपको रास्ते में कुछ आदमी से खड़े दिखें या कोई सभा हो रही हो, तो आपके मन में होगा ये क्या हो रहा है ना। तो प्रश्न उठा, है ना। जिन वाक्यों का प्रयोग पूछने के लिए किया जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कहाँ गया है, तो लास्ट में क्या आया, प्रश्नवाचक चिन्ह आया ना, है ना। तो ये चिन्ह होता है बेटा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब आपके मन में कोई जिज्ञासा जागे, कोई प्रश्न उठे, तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है बेटा विस्मयादिबोधक चिन्ह या संबोधन चिन्ह। यानी कि कोई जो है विस्मय हो या किसी को आप संबोधित करो तो तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य या किसी को पुकारने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना अच्छा मौसम है ना। तो वाह, है ना, तो हर्ष है ना ये कि वाह कितना अच्छा मौसम है। तो यहाँ पर आप विस्मयादिबोधक या विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाओगे। फिर हाय वह चल बसा, है ना। हाय शोक है, हाय वह चल बसा, तो यहाँ पर भी यही चिन्ह लगेगा। फिर आहा कितना अनोखा है, आश्चर्य की बात है ना, आहा कितना अनोखा है। फिर राम तुम घर चले जाओ, यहाँ पर आप उसको संबोधन कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो, किसी को पुकार रहे हो, तो यहाँ पर भी बेटा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये नीचे बिंदु लगा होता है और पूर्ण ऊपर जो है पूर्ण विराम जैसा एक जो है लाइन होती है। आपको समझ आ रहा है ये, है ना। नेक्स्ट है बेटा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो है योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसे रेखिका चिन्ह भी कहते हैं, इसे डैश भी कहते हैं। किसी कथन को प्रस्तुत करने तथा संवाद लिखते वक्त जो है इसके आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में छोटे छोटे शीर्षकों को आगे भी इसके चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम तुम्हें एक बात बता दूं, है ना। तो ये योजक चिन्ह से तो बड़ा होता है बेटा, ठीक है। इस तरह से आप ही याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा योजक चिन्ह। अब ये तो देखो योजक चिन्ह तो ये बड़ा होता है और ये योजक चिन्ह जो है इससे थोड़ा छोटा होता है, इसे हाइफन भी बोलते हैं। तो योजक का अर्थ है जोड़ने वाला, ये दो चीज़ों को जोड़ता है, जैसे माता पिता, सुख दुख, भाई बहन, है ना। इसका सर्वाधिक प्रयोग समस्त पदों में होता है। जो शब्द द्वंद्व मतलब दोनों बराबर हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, बार बार, धीरे धीरे, चमक दमक आदि। समझ आ रहा है आपको। और ये नेक्स्ट है बेटा कोष्टक। कोष्टक ऐसे होते हैं, इनको इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है, ब्रैकेट। तो कोष्टक का प्रयोग साधारणतया वाक्य के बीच में किया जाता है यदि मुख्य वाक्य में आए शब्दों के संबंध में उनसे अलग कोई जानकारी दी जाती है। यानी कि कोई बात बता रही है लेकिन उसको और गहराई से बताने के लिए कुछ संदर्भ दिया जाए छोटा सा, तो उसको हम कोष्टक में जो है उसके बारे में कुछ और बताने के लिए कोष्टक में उस बात को लिख देते हैं, है ना। तो उस बात की जो है महत्ता और बढ़ जाती है, तो जानकारी दी जाती है, तो उसे कोष्टक का प्रयोग करके अलग अलग जो है दिया जाता है। जैसे बेटा क्रिया क्या, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक जो बिना कर्म के 5 उदाहरण दो, ठीक है। यानी कि क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। जो है उसने ये भी बता दिया कि भाई क्रिया, बच्चे को ना पता हो कि क्रिया क्या है, तो उन्होंने क्रिया को परिभाषित कर दिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वाल्मीकि मतलब वे वाल्मीकि जिन्होंने रामायण के रचयिता हैं, तो उनके बारे में और बताने के लिए यहाँ पर जो है कोष्टक का प्रयोग किया गया। वाल्मीकि कोई और वाल्मीकि नहीं, बल्कि वे वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, एक महान कवि थे, ठीक है। इस तरह से कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा।
नेक्स्ट है बेटा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये बेटा दो प्रकार के होते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इनके चिन्हों को ध्यान रखो, एक बार तो ये 6 की तरह बनते हैं और दूसरी बार ये 9 की तरह बनते हैं। समझ आया ना? एक होता है बेटा दोहरा उद्धरण चिन्ह, जो इस तरह से है, डबल डबल लगे होते हैं ये। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए, उद्धृत मतलब उजागर करने के लिए जो है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा गीता में कहा गया है तो गीता में क्या कहा गया है उसको जो है उद्धरण चिन्हों में हम बंद कर देंगे। जैसे आत्मा अजर और अमर है, ठीक है। फिर तिलक जी ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। समझ आ रहा है आपको? हमने तिलक जी द्वारा जो बात की गई है उसको उद्धरण चिन्हों में जो है बंद कर लिया। फिर बेटा इकहरा उद्धरण चिन्ह, मतलब वो तो डबल डबल साइन थे और ये क्या है सिंगल सिंगल साइन है। जैसे अब एक 6 और एक 9 ऐसे, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के उपनाम मतलब सरनेम तथा किसी पुस्तक आदि के नाम के साथ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो या तो कोई फेमस पुस्तक हो या किसी का सरनेम हो, उनको दिखाने के लिए हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे बेटा गीता हमारी जो है फेमस है, रिस्पेक्टेड है ना, हमारा जो है धार्मिक ग्रंथ है। तो गीता क्या है हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो गीता को हमें जो है धार्मिक ग्रंथ है ये हमारा, उसकी पवित्रता को दिखाने के लिए उसको दिखाने के लिए हम इकहरे उद्धरण चिन्ह जो है गीता पर लगाएंगे। फिर है बेटा रामधारी सिंह दिनकर क्या उसका सरनेम है, उपनाम है। तो इसके लिए हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह के बारे में पता चल गया होगा कि ये क्या है और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। और ये सिंबल भी जो है, ये चिन्ह भी जो है बेटा ध्यान से लगाना, पहले 6 बनेगा और फिर 9 सा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लाघव चिन्ह। लाघव यानी कि संक्षिप्त रूप, यानी शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो है सभी के पास समय कम होता है, जैसे बोलने में हम शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, लिखने में भी हम ऐसे ही करते हैं, है ना। तो जैसे डॉक्टर पूरा न लिख कर और ऐसे लिख दो, ये लाघव चिन्ह लगा दिया हमने, ठीक है। राधा कृष्ण, जैसे पंडित पूरा न लिख कर हमने पंडित के आगे जो है डॉट लगा दिया, ये लाघव चिन्ह है, ठीक है। पंडित पंत, है ना। फिर है बेटा विवरण चिन्ह ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो इसको विवरण चिन्हों का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह के समान आगे दिए जाने वाले विवरण के लिए किया जाता है। निर्देशक चिन्ह में तो ये डॉट नहीं लगती, सिर्फ ये लगता है ना, तो लेकिन विवरण चिन्ह में ये डॉट भी लगती है। तो जैसे संज्ञा के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, आप भी लगाते हो ना ऐसे, तो ये क्या है विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह, ठीक है। जैसे आगे बात बताने के लिए हम इसको निर्देशन देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे भारत के प्रमुख नगरों के नाम निम्नवत हैं, ठीक है। आगे आप अपने नगरों के नाम लिखोगे। तो नंबर आगे है बेटा, नंबर 12 है उपविराम या अपूर्ण विराम। तो ये उपविराम और अपूर्ण विराम लगाए जाते हैं ऐसे, 2 डॉट सिर्फ, ठीक है। तो उपविराम का प्रयोग शीर्षकों में अधिक होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर कोई शीर्षक देना है, कोई गद्यांश लिखें तो हम ऊपर जो है शीर्षक देते हैं, या कोई बात अपना लिखें या कोई निबंध लिखें तो हम ऊपर शीर्षक देते हैं उसका, तो उसमें ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। जैसे बेटा नई कहानी एक दिशा, है ना, तो हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया। जैसे विवेकानंद एक भारतीय आत्मा, ठीक है। इस तरह से उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा त्रुटिपूर्वक या हंस पद। अब देखो जैसे हमारे से बोलने में गलतियाँ हो जाती हैं ना, लेकिन बोलने में तो हम अपनी भाषा से उसको तभी सुधार लेते हैं, लेकिन लिखने में भी तो हमारे से गलतियाँ हो जाती है ना।
तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उल्टा वी। ठीक है, तो लिखते समय यदि कोई शब्द आदि छूट जाए तो त्रुटिपूर्वक या हंस पद का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा मोहन के ने नई कार खरीदी है। अब हम पिताजी भूल गए लिखना, तो हम ये थोड़ी ना कि काटेंगे इसको और दोबारा लिखेंगे, नहीं, वहाँ पर ही हम ये वी उल्टा वी लगाएंगे और इसको क्या लिख देंगे, पिताजी। अब वाक्य समझ आ गया कि मोहन के पिताजी ने नई कार खरीदी है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में पर्वत है, बीच में हम हिमालय लिखना भूल गए, तो काटोगे नहीं, कटिंग नहीं करोगे, है ना, बल्कि त्रुटिपूर्वक या हंस पद लगाकर ऊपर आप लिख दोगे कि हिमालय। समझ आ गया? तो बात हो जाएगी कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये प्रमुख विराम चिन्ह थे मैंने आपको करवा दिए और आपको समझ आए होंगे। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगा, समझ आया, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको समझ आया या नहीं। और वीडियो को अगर आप चाहो तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन पढ़ना ज़रूर, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो। अगर आपको ये वीडियो कुछ काम आई तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू बेटा।